बाजार के जाने माने दिग्गज और मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सौरभ सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इससे पहले कि मैं युद्ध पर, बाजार पर आपको ढेर सारी चीज़ें पूछूं, लेकिन उससे पहले इन सारे ग्लोबल माहौल में एक लोकल खबर बड़ी बनती हुई दिखी है। एचडीएफसी बैंक को लेकर उनके चेयरमैन साहब ने इस्तीफा दिया है। आज कौन कॉल भी, आई एम श्योर आपने कौन कॉल में पार्टिसिपेट किया होगा या आपकी टीम में से किसी ने तो किया ही होगा। क्या समझ में आया है, क्या है मामला और क्या असर पड़ेगा इसका बैंक पर, शेयर पर, कैसे देखेंगे इन्वेस्टर्स इसे? तो देखिए, काफ़ी सालों से, अनिल जी आपको तो पता ही होगा, काफ़ी सालों से, आई थिंक करीबन 9 साल होने को आ रहे हैं, हमारे लिए बड़ी पोजीशन है एचडीएफसी बैंक। मेरे ख्याल से शशि जी, केकी मिस्त्री जी ने जो पूरी बोर्ड जो आई एचडीएफसी बैंक की, सराहना करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से बोर्ड रूम के अंदर तनाव उतना नहीं है जितना शायद मीडिया में बात फैलाई जा रही है। मुझे पावर प्ले लग रहा है, मुझे लग रहा है बाहर किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को नज़र है एचडीएफसी बैंक के ऊपर, और एक प्रयास है ये एचडीएफसी बैंक के लीवर्स ऑफ पावर को एचडीएफसी बैंक में जो इन्फ्लुएंशियल ओहदा है उनको पकड़ने की। कंपनी के ऊपर ज़ाहिर हम लोग दबा के रिसर्च करते हैं, पूरे देश में अलग अलग बैंक से मिलते हैं, जोनल हेड से, ब्रांच हेड से, और मुझे लगता नहीं कि फंडामेंटल लेवल पे कोई भयंकर इशू है यहाँ पे। यहाँ पे एक पावर प्ले चल रही है एट द हाईएस्ट लेवल्स, बिल्कुल मैं बोलूँगा इंटरगैलेक्टिक लेवल पे पावर प्ले चल रही है। ये इंडिया का बेहतरीन कंपनी है और जाहिर है अलग अलग लोग चाहते हैं इतने अच्छे कंपनी के ऊपर उनका एक दबदबा, एक कंट्रोल। उस नज़रिए से मैं इस पावर प्ले को देख रहा हूँ। फंडामेंटल कंसर्न्स हमारे हमारे एनालिस्ट को, हमारे फंड मैनेजर्स को फंडामेंटल कंसर्न्स एचडीएफसी बैंक पे नहीं है। ये बात है, तो ये आपने एकदम एचडीएफसी बैंक में फंडामेंटल राय दी। अब सर बाजार पर राय क्या लग रहा है सर? आज 20 दिन हो गए युद्ध को। क्या मार्केट ने युद्ध का सबसे बुरा जो दौर था वो पचा लिया, प्राइस इन हो चुका है, या अभी भी रिस्क काफ़ी बाकी है? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि अगर $70 तेल से हम $110 पहुंच गए हैं, $40 की बढ़ोतरी इंडिया के लिए बड़ा मैक्रो हिट है, करीबन $50 बिलियन का जीडीपी का हिट है मेरे ख्याल से। तो ये 1.5-2% जीडीपी ग्रोथ का हिट है। मार्च क्वार्टर के अर्निंग्स की पिटाई तो शुरू हो चुकी है। काफ़ी इन्वेस्टिंग कंपनी से जो मेरी बात हुई कि मार्च क्वार्टर पूरा, मार्च का महीना तो पूरा वॉश आउट है, जाहिर है मार्च क्वार्टर के अर्निंग्स पे असर पड़ेगा। बट अगर हम आज आगे जाते हुए देखें, राइट, सिचुएशन काफ़ी संगीन है, बिकॉज हर हफ्ते ये युद्ध एस्केलेट हो रहा है। हर हफ्ते अमेरिका और ईरान की गोलाबारी एक लेवल ऊपर जा रही है, और हमारे जैसा देश जो नॉट ओनली तेल बाहर से लेता है, हमारी गैस की डिपेंडेंसी मिडल ईस्ट पे ज़बरदस्त है। सो आई थिंक अप्रैल में, जून के क्वार्टर में ये काफ़ी बड़ा समस्या हो खड़ा होगा। अगर अमेरिका ईरान युद्ध फटाफट खत्म नहीं हुआ, आई थिंक अप्रैल में, जून क्वार्टर में वी विल बी फेस्ड विद अ सीरियस इकोनॉमिक इशू, बिकॉज हम बाहर से तेल ले रहे हैं, तेल के प्राइस चढ़ रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बैलेंस शीट पे जबरदस्त प्रहार है। बट मोर प्रैक्टिकली, जैसे हम आपके सारे दर्शक देख रहे होंगे, रेस्टोरेंट्स, होटल्स ऑलरेडी बंद हो रहे हैं, गैस की शॉर्टेजेस बढ़ रही है, और यस्टरडे, कल रात को जो कतार का बड़ा गैस फील्ड उड़ा दिया गया, उसका आई थिंक इंडिया के ऊपर असर पड़ेगा। सो सावधानी बरतनी चाहिए इंडिया में। वैसे ही मेरे को निफ्टी की पी मल्टीपल 20 पे समझ नहीं आती थी, कैसे 20 पी जस्टिफाइड है निफ्टी के लिए। पुराना मल्टीपल होता था 10 साल पहले, 15-16 निफ्टी की पी होती थी। मेरे ख्याल से हम ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स पुराना जो निफ्टी का पी होता था 15 टाइम्स फॉरवर्ड, 16 टाइम्स फॉरवर्ड, उस तरफ बढ़ेंगे। 59, इसका मतलब तो फिर यहाँ से भी कितना आराम से 18 से 20 हज़ार की रेंज में आ सकता है निफ्टी? हाँ जी, मुझे मटेरियल डाउनसाइड दिख रहा है निफ्टी में। इस प्रकार का नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस का इस प्रकार का सिचुएशन इंडिया के लिए अनफॉर्चुनेटली हानिकारक है। और जो हमारी जो रणनीति है इंडिया में, वो है काफ़ी हद तक दवाई की कंपनी लो, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, पैथ लैब्स प्रकार के कंपनी लो। और दूसरा एरिया जहाँ पे हम सोच रहे हैं एक्सपोजर बढ़ाने का, आईटी सर्विसेज लो, क्योंकि जैसे जैसे करेंसी 100 की तरफ जाती है, 100 टू द डॉलर जाती है, आईटी सर्विसेज कंपनीज को फ़ायदा रहेगा। साथ ही साथ गैस का जो ऑपरेशनल मुद्दा है, गैस का या शिपिंग, फ्रेट रूट्स का, वो आईटी सर्विसेज के लिए उतना बड़ा इशू नहीं है, इररिलेवेंट है। और तीसरा एफएमसीजी में कुछ ऑयल एंड गैस सप्लाई के इश्यूज हैं, बट जो सेफ हेवन्स मुझे नज़र आ रहे हैं, स्टैंडर्ड जो पुराने
हमारे जब छोटा था मुझे सिखाया गया था कि युद्ध के टाइम, क्राइसिस के टाइम आईटी, फार्मा, एफएमसीजी की तरफ। और दूसरा जो हम अपने निवेशकों को लास्ट 3-4 साल से बोले जा रहे हैं कि डाइवर्सिफ़ाई कीजिए इंडिया से। भगवान के लिए डाइवर्सिफ़ाई कीजिए, सारा पैसा एक देश में नहीं डालता है कोई। समझदार निवेशक होता है, वो अपना पैसा पूरे दुनिया में डाइवर्सिफ़ाई करता है। जो खुशखबरी है कि इंडियंस ने ऑलरेडी बिटवीन इक्विटीज़ एंड प्रेशियस मेटल्स डाइवर्सिफिकेशन तो कर ली है, बट जो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, आई थिंक वो सिलसिला अनिल जी अभी इंडिया में शुरू हो रहा है। मेरे ख्याल से अगले 10 साल में हम देखेंगे कि भारतीय निवेशक अपना पैसा कुछ यूरोप, कुछ अमेरिका, कुछ इंडिया में डाइवर्सिफाई करेंगे। वो सिलसिला मेरे ख्याल से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि अमेरिका को तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तेल का भाव चढ़ रहा है। अमेरिका ऑयल एंड गैस का बड़ा एक्सपोर्टर है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, अगर वेनेजुएला भी उनके हाथ में है। तो तेल का भाव चढ़ रहा है, इससे अमेरिका को फ़ायदा है, प्लस जो उनके बड़े टेक स्टॉक्स हैं, मैग 7 जो बोलते हैं, वो बिल्कुल रॉक सॉलिड है। लास्ट 1 महीने से मैं देख रहा हूँ, S&P 500 2% गिरी है डॉलर्स में, हमारी मार्केट 10%, 11% गिर चुकी है डॉलर में। तो टेक हैवी और ऑयल एंड गैस हैवी का अमेरिका को फ़ायदा मिल रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन बरतने का टाइम है, और इंडिया के अंदर आईटी, फार्मा, एफएमसीजी मेरे ख्याल से सेफ हेवन्स रहेंगे, जैसे-जैसे ये युद्ध आगे खिंचता जाता है। अभी भी मेरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते मैं हर रोज़ सुबह उठता हूँ सोच के कि ट्रम्प जी और ईरान ने अनाउंस किया होगा कि सीज़ फायर है, बट अनफॉर्चुनेटली हर हफ्ते युद्ध और एक लेवल ऊपर जा रहा है। ये बात आपने अच्छी कही कि एक्चुअली हर रोज़ उम्मीद रहती है कि आज सीज़ फायर की या बातचीत करने की, या कुछ नहीं तो ट्रम्प खुद ही हाथ खड़ा कर दे, मैं जीत गया, आज से युद्ध बंद। चलो वो भी कर दे तो भी चले। लेकिन अगर जैसा आप कह रहे हैं कि युद्ध लंबा चल गया, ये तो बड़ा दिक्कत है। से फॉर एग्ज़ाम्पल चलो मान लो कि हमारी सारी मुसीबतें मार्च में ही होनी है, मार्च एंडिंग भी है, लिक्विडिटी की भी समस्या रहती है, रुपया भी गिर रहा है, ये सब झंझट ग्लोबल भी चल रहा है। अगर 2 हफ्ते में कभी भी आकर ऐसा संकेत मिल जाए कि युद्ध खत्म हो रहा है, क्या तब मार्केट संभल जाएंगे, या तब भी बड़ी साइजेबल डाउन साइड रिस्क का खतरा रहेगा, क्यों कि डैमेज जो हुआ है और साथ ही जो एफआईज बेच रहे हैं? कुछ वैसे माहौल में लीजिए, मेरे ख्याल से 2 चीज़ें होंगी। पहला तो रिलीफ रैली होना जायज़ है। इतना बड़ा युद्ध चल रहा है दुनिया के बिल्कुल ऑयल एंड गैस कैपिटल में, तो अगर सीज़ फायर हो तो रिलीफ रैली तुरंत होनी चाहिए। बट शायद वो रिलीफ रैली 5-6% से ज़्यादा ना हो, बिकॉज़ ये जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे डैमेज हुआ है, ऑयल एंड गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जिस प्रकार का डैमेज हुआ है, और जिस प्रकार का तनाव मिडल ईस्ट में तनावपूर्ण सिचुएशन बना है, उससे तेल और गैस की प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे कुछ महीने, शायद कुछ साल। तो एक रिलीफ रैली आने की उम्मीद तुरंत है। जब सीज़ फायर होगी तुरंत एक रिलीफ रैली आनी चाहिए। पर उसके बाद कितना हमारा मार्केट भागेगा, गिवन द आउटलुक फॉर ऑयल एंड गैस प्राइसेस, मुझे उसमें उतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक, और साथ ही सौरभ साहब ने क्लियर कर कहा थोड़ा ग्लोबल इक्विटीज़ में आपको डाइवर्सिफाई करना है, हिंदुस्तान में पैसा लगाना है तो थोड़े डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे फार्मा, हेल्थ केयर, इस तरह के जिनको युद्ध से, कच्चे तेल से फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर आपको रहना चाहिए पॉजिटिव। सौरभ सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।